हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई वीडियो के साथ। और ये तुलनात्मक राजनीति से संबंधित लेक्चर 3 है, जिसमें मैंने आपको तुलनात्मक राजनीति की पहले ही पॉलिटिकल कार्यकलाप के बारे में, एक्टिविटी के बारे में बताया था। आज पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है? तुलनात्मक राजनीति किसी देश में स्थित उसकी गतिविधियों से संबंधित होती है, जो लोगों के हितों से संबंधित होती है, चाहे कार्यपालिका या न्यायपालिका या अन्य उसकी राजनीतिक जो स्ट्रक्चर होता है उससे संबंधित होती है, या विभिन्न देशों के मध्य उत्पन्न संघर्षों के बीच में उत्पन्न क्रियाकलाप होते हैं, प्रोसेस होती है और कार्यकलाप होते हैं, एक्ट्स होते हैं, एक्टिविटी होती है। उसके बारे में राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये तुलनात्मक राजनीति, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपको प्रयोग आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको मिल सकती है, जैसे कि आपके टॉपिक होंगे तुलनात्मक राजनीति से। अभी तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है तुलनात्मक राजनीति का। तुलनात्मक राजनीति काफ़ी अच्छा और सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का। यूपी पीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अभी तो इसमें काफ़ी टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि संघवाद हो गया और संघवाद हो गया, संघवाद से रिलेटेड जो संविधानवाद हो गया, ये सारे पॉलिटिकल तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल बात करी थी, तो जो बात करी थी कल उससे आगे की बात करते हैं। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं तो तुलनात्मक राजनीति की पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होती है? राजनीतिक प्रक्रिया। पॉलिटिकल प्रोसेस राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार है। राजनीतिक जो कल का थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको। तो जो कल की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये कहती है कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द के 3 लक्ष्य हैं। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द के 3 लक्ष्य हैं: राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता। तो राजनीतिक पहला हुआ राजनीतिक कार्यकलाप, दूसरा होगा राजनीतिक प्रक्रिया, तीसरी होगी राजनीतिक सत्ता। तो राजनीतिक कार्यकलाप को हमने कल पढ़ लिया था। आज जो चल रहा है राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है, फिर नेक्स्ट राजनीतिक सत्ता चलेगी। इस बात की ओर पहले ही संकेत किया जा चुका है कि राजनीतिक कार्यकलाप के अंतर्गत वे प्रयास आते हैं। राजनीतिक कार्यकलाप के अंतर्गत वे प्रयास आते हैं जिनसे विरोध की स्थितियों का निर्माण होता है। वे कार्यकलाप आते हैं जिनसे विरोध की स्थितियों का निर्माण होता है, ठीक है, और जिसके विरोध की स्थितियों का निर्माण होता है और समाधान ऐसे ढंग से किया जाता है जिससे सत्ता के लिए संघर्ष में रत लोग अपने हितों की यथासंभव रक्षा कर सकें। ये बात जो है कार्यकलाप के अंतर्गत आती है। आज जो बात करेंगे, आप लोग बात कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस की। तो राजनीतिक प्रक्रिया पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार यह है, यहाँ उन सभी अभिकरणों की भूमिका का महत्व है जिनकी निर्णय निर्माण प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ भूमिका होती है। तो ये बात हो रही है कि राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार, यहाँ उन सभी अभिकरणों की भूमिका का महत्व है जिनकी निर्णय निर्माण प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ भूमिका अवश्य होती है। यह राजनीति के अध्ययन को व्यापक स्तर पर दिया जाता है। तो यह राजनीति के अध्ययन को व्यापक कर दिया जाता है ताकि राज्येतर अभिकरण, नॉन स्टेट एजेंसियों को इसके अंतर्गत ले लिया जाए। तो बात हो रही है राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार, यहाँ उन सभी अभिकरणों की भूमिका का महत्व है। तो राजनीतिक प्रक्रिया पॉलिटिकल प्रोसेस राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार, उन सभी अभिकरणों की भूमिका का महत्व है जिनकी निर्णय निर्माण प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ भूमिका होती है। तो ऐसी अभिकरणों की भूमिका की बात करेंगे, ऐसे अभिकरणों की बात करना चाह रहे हैं पॉलिटिकल राजनीतिक प्रक्रिया में, जिनकी भूमिका होती है किसमें? निर्णय निर्माण में। चाहे कोई भी ऐसी कोई संस्था हो, ऐसी अभिकरण हो जिसका जो है उसका महत्व है, किसमें महत्व है? राजनीतिक गतिविधि के निर्णय निर्माण में। तो अतः राजनीति के अध्ययन को व्यापक कर दिया जाता है ताकि राज्येतर अभिकरण, नॉन स्टेट एजेंसी को इसके अंतर्गत ले लिया जाए। ठीक, जिस तरीके से समूह और संघों का परिचालन किया जाता है उसका अध्ययन करने से हमें पता चलेगा कि वे जिस तरह से समूह और संघों का, ये कह रहे हैं कि जिसके अंतर्गत कर लिया जाता है, जिस तरीके से समूह और संघों का परिचालन किया जाता है उसका अध्ययन करने से हमें पता चलेगा कि वह सत्ता के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं है। उनकी भी आंतरिक सरकारें होती हैं जो उनकी भी आंतरिक सरकारें होती हैं जो उनके विरोध को उत्पन्न करती हैं, आंतरिक विरोधों को तनावों से निपटने के लिए इस बात की भूमिका होती है उनकी कि वो भूमिका को निभाएं। जैसे क्या बात हो रही है इसमें? तो ये बात हो रही है कि आंतरिक विरोधों और तनावों से निपटने की जो प्रायोजन हमारे लिए जो प्रायोजन होते हैं तनावों से निपटती है। हमारे प्रायोजन के लिए जिस चीज़ का महत्व है वह यह है कि राज्येतर संगठन अपने विशिष्ट हितों के प्रतिरक्षण और समर्थन के लिए देश की सरकार को प्रभावित करते हैं। तो आंतरिक विरोधों और तनावों से निपटती है। हमारे प्रयोजन के लिए जिस चीज़ का महत्व है वह यह है कि ये राज्येतर संगठन अपने विशिष्ट हितों के प्रतिरक्षण और समर्थन के लिए देश की सरकार को प्रभावित करते हैं। तो ये जो संगठन होते हैं वो देश की सरकार को प्रभावित करते हैं प्रतिरक्षण और समर्थन के लिए, बचाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, रक्षा करने के लिए देश की सरकार के प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इन समूहों में आपस में और इन समूहों व देश की सरकार के बीच अंतःक्रिया की अति तीव्र प्रक्रिया घटित होती है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस बात की जा रही है कि जो देश में समूह है, जो ऐसे समूह हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो निर्णय निर्माण में अपनी भूमिका निभाती हैं, उन संस्थाओं के उन समूह की बात की जा रही है और वो आंतरिक विरोधों से के तनावों से निपटती हैं। तो ये बात की जा रही है कि केवल सत्ता में कौन निर्णय लेगा, उन निर्णयों को महत्व में उन निर्णयों को लेने में उन संस्थाओं का महत्व भी शामिल है। चाहे वो विभिन्न संस्थाएं होती हैं, अभी बात करेंगे जैसे कि
कार्यपालिका एक संस्था है, कार्यपालिका भी एक संस्था है, ठीक है। न्यायपालिका भी एक संस्था है। अन्य ऐसे संस्थागत समूह होते हैं जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यही बात हो रही है पॉलिटिकल प्रोसेस में, कि पॉलिटिकल प्रोसेस में यही बात हो रही है कि राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार है। पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है? राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार है। पॉलिटिकल प्रोसेस जो है राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया हो रही है वो विभिन्न विभिन्न तरीके से हो रही है। अब जैसे कि यहाँ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल राजनीतिक प्रक्रिया जो है, राजनीतिक प्रक्रिया क्या है? राजनीतिक प्रक्रिया कह सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस। पहली बात तो यह है कि तुलनात्मक राजनीति में 3 चीज़ होती हैं, 1, 2 और 3। तो पहले हमने बात कर ली थी क्या, कि हमने पहले बात करी थी राजनीतिक कार्यकलाप की बात करी थी, राजनीतिक कार्यकलाप की बात करी थी। आज हम कर रहे हैं राजनीतिक प्रक्रिया की बात, नंबर 2 पे राजनीतिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और फिर इनमें डीप जाने की कोशिश करेंगे। तो राजनीतिक कार्यकलाप की बात होगी और राजनीतिक प्रक्रिया की बात चल रही है। राजनीतिक प्रक्रिया की बात में हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है। तो राजनीतिक प्रक्रिया ये बात हो रही है। जैसे निर्णय लिया जाता है, निर्णय लेते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, तो निर्णय निर्माण में किन संस्थाओं की भूमिका होती है, उन संस्थाओं की भूमिका के विषय पे ये बात की जा रही है, उन संस्थाओं के विषय में बात की जा रही है, पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की जा रही है। तो देखते हैं आगे। तो इस प्रकार इन समूह में आपस में और इन समूह व देश की सरकारों के बीच अंतःक्रिया की अति तीव्र प्रक्रिया घटित होती है। तो ये बात हो रही है इन समूह व देश की सरकार के बीच, इन समूह और देश की सरकार के बीच अंतःक्रिया की अति तीव्र प्रक्रिया घटित होती है। फाइनल ने ठीक ही कहा है, स्पष्टता अन्य समूह से प्रतियोगिता में एक गैर सरकारी संगठन की सफलता की आशा बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर राज्य की पूरी शक्ति को सरकार के माध्यम से लागू करके इसके पीछे लगा दिया जाए तो ऐसा होता है कि यदि एक बार राज्य के ढांचे के भीतर यह प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई तो अन्यथा एक गैर सरकारी समूह की दूसरे समूह से संघर्ष की स्थिति होनी चाहिए, तो वह अन्य समूह के साथ सार्वजनिक प्रतियोगिता बन जाती है। माफ करना, थोड़ी तबीयत में थोड़ा गड़बड़ी है। तो ये बात हो रही है कि अगर राज्य की, ये फाइनल कहते हैं कि अन्य समूह से प्रतियोगिता में एक गैर सरकारी संगठन की सफलता की आशा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो सफलता की आशा बहुत अधिक बढ़ जाती है अगर राज्य की पूरी शक्ति को सरकार के माध्यम से लागू करके उसके पीछे लगा दिया जाए। ऐसा होता है यदि एक बार राज्य के ढांचे के भीतर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई, जो अन्यथा एक गैर सरकारी समूह की दूसरे समूह से संघर्ष की स्थिति होनी चाहिए, तो वह अन्य समूह के साथ सार्वजनिक प्रतियोगिता बन जाती है। इसका उद्देश्य या तो सरकार पर कब्जा कर अपनी नीति प्रवर्तित करना अथवा आगे बढ़कर सरकारी बनाने के लिए प्रयास करना होता है। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा अगर कोई प्राइवेट समूह है, प्राइवेट संगठन है, अगर वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और निर्णय निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो सरकार ही बना ले, ऐसा हो सकता है कि वो सरकार को ओवररूल्ड कर दे, सरकार के स्थान पर स्वयं को स्थापित कर दे। ये सारी बातें तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रिया के दूसरे टॉपिक में की जा रही है। और उन कार्यविधियों के समुच्चय को जिनसे राज्य के भीतर रहने वाले गैर सरकारी संगठन सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अथवा सरकार द्वारा नीति निर्माण या सरकार बनाने की क्रिया में भाग लेते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया कहलाता है। तो ये राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। ये फाइनल कह रहे हैं, फाइनल ने ये बात बोली है। फाइनल काफ़ी बढ़िया जो है राजनीतिज्ञ हैं और वो तुलनात्मक राजनीति के अच्छे जानकार हैं। प्रतियोगिता में एक गैर सरकारी संगठन की सफलता की आशा पे बात की जा रही है। तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया में एक गैर सरकारी संगठन भी जो है कितना महत्वपूर्ण और कितना पावरफुल हो सकता है। ये सारी बातें राजनीतिक प्रक्रिया में की जा रही हैं। आगे क्या है कि आगे कह रहे हैं क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में वो सब कुछ आता है। आगे कह रहे हैं क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में वह सब कुछ आता है जो राजनीतिक कार्यकलाप और राजनीतिक प्रक्रिया के विस्तार में सम्मिलित है। जो राजनीतिक कार्यकलाप और राजनीतिक प्रक्रिया के विस्तार में सम्मिलित है, इसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी समुदाय में रहने वाली आंशिक सरकारों के समस्त ब्रह्मांड के बीच राष्ट्रीय सरकारों को समाविष्ट कर देती है। क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में वह सब कुछ आता है जो राजनीतिक कार्यकलाप और राजनीतिक प्रक्रिया के विस्तार में सम्मिलित है। ये कहना चाह रही हो कि क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में वह सब कुछ आता है जो राजनीतिक कार्यकलाप और राजनीतिक प्रक्रिया के विस्तार में सम्मिलित है। ये कहना चाह रहे हैं वो सब कुछ आएगा, वो सब कुछ प्रक्रिया आएगी, वो सब कुछ काम आएगा, वो सब कुछ तत्व आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, मूल्य आएंगे, वो निर्णय निर्माण प्रक्रिया आएगी, प्रोसेस आएगी जो राजनीतिक कार्यकलाप और राजनीतिक प्रक्रिया के विस्तार में सम्मिलित है। फिर आगे कहना चाह रहे हैं इसके बारे में कहा जा सकता है किसी समुदाय में रहने वाली आंशिक सरकारों के, कोई समुदाय हो गया, कोई ग्रुप हो गया, कोई समूह हो गया, उसमें रहने वाली आंशिक सरकारों के समस्त ब्रह्मांड के बीच राष्ट्रीय सरकारों को समाविष्ट कर देती है। तो ये कहना चाह रहे हैं समुदाय के बीच और सरकारों के बीच जो भी काम होंगे वो सब कुछ तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आ जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार राज्य के एक तत्व के रूप में का अध्ययन उन राज्य स्तर पर सरकारों की तुलना में किया जाना चाहिए। कहना चाह रहे हैं ऐसे तो बहुत सी चीज़ आ जाएंगी उसमें तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो बात हम कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यकलाप हो गए, राजनीतिक प्रक्रिया हो गई, राजनीतिक सत्ता हो गई, लेकिन उसके लिए एक सीमित दायरा होना चाहिए। इस बात की ये बात कह रहे हैं कि सरकार का अध्ययन उन राज्य स्तर सरकारों की तुलना में किया जाना चाहिए। यूँ तो बहुत सी चीज़ आ जाएंगी, प्राइवेट ग्रुप भी आ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं, पर उसका जो एक निश्चित ये कहना चाह रहे हैं कि उसका एक निश्चित दायरा होना चाहिए। दायरे में चीज़ें होंगी तो उसको समझने में ज़्यादा परेशानी उत्पन्न नहीं होगी, परंतु यदि दायरा नहीं होगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी और उसका अध्ययन करने में दिक्कत आएगी, ये कहना चाह रहे हैं।
ये कहना चाह रहे हैं कि आंशिक सरकारों के समस्त ब्रह्मांड के बीच राष्ट्रीय सरकार को समाविष्ट कर देती है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार का अध्ययन उन राज्य स्तर सरकारों की तुलना में किया जाना चाहिए जिनका परिचालन इस प्रकार किया जाता है कि वे देश की सरकारों को प्रभावित कर सके और किसी न किसी तरीके से उसे प्रभावित हो सके। ये कहना है कि अध्ययन उनका इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वो देश की सरकारों को प्रभावित करते हैं या सरकार उससे प्रभावित करती होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि ब्लाडेल ने कहा, एक और इसको अंडरलाइन कर लेना, आप इसको चाहे लिख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स चल रहा है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सरकार वो उपकरण है जिसके माध्यम से मूल्यों का विनिधान यदि जरूरत पड़े तो बाध्य करके भी किया जाता है। ये कह रहे हैं सरकार वह उपकरण है जिसके माध्यम से मूल्यों का विनिधान यदि जरूरत पड़े तो बाध्य करके भी किया जा सकता है। अतः महत्वपूर्ण बात इस परिचालन की 3 अवस्थाओं के परिरक्षण करना है। अच्छा, अतः महत्वपूर्ण बात उस परिचालन की 3 अवस्थाओं का परिरक्षण करना है जिनके माध्यम से उन मूल्यों का विनिधान किया जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि किस तरीके से इन मूल्यों का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार सरकार को इनके बारे में सजग किया जाता है। दूसरे शब्दों में हमें ये देखना चाहिए किस प्रकार सरकार का तंत्र इन मूल्यों का पाचन करके उन्हें निर्णय के रूप में परिवर्तित करता है जो समूचे समाज पर लागू हो। ये कहना चाह रहे हैं कि जो उपकरण हम प्रयोग कर रहे हैं, सरकार वह निदान बना सकती है और उनको लागू भी कर सकती है। सरकार वह उपकरण है जिसके माध्यम से मूल्यों का विनिधान कर सकती है और जरूरत पड़े तो जबरदस्ती भी उन पर बाध्य करके डाल सकती है। और ये कहना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण उस बात की है, मैं तो उस बात का है कि परिचालन की इन 3 अवस्थाओं का परीक्षण कर रहे हैं हम। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है तुलनात्मक राजनीति में, पहली अवस्था है राजनीतिक कार्यकलाप, दूसरी अवस्था राजनीतिक प्रक्रिया और तीसरी अवस्था राजनीतिक सत्ता। ये 3 बातों की जो बात कह रहे हैं उन्हीं की बात ये कहना चाह रहे हैं जिनके माध्यम से सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि किस तरीके से इन मूल्यों का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार सरकार को उनके बारे में सजग किया जाता है। तो ये 3 बातें ये कह रहे हैं कि सरकार इनका कैसे कैसे प्रयोग करती है, सजगता के साथ करती है या नहीं करती है, ये तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आएंगी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आएंगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि किस तरीके से इन मूल्यों का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार सरकार को इनके बारे में सजग किया जाता है। दूसरी बात हमें ये देखनी चाहिए किस प्रकार सरकार का तंत्र इन मूल्यों का पाचन करके उन्हें निर्णय के रूप में परिवर्तित करता है जो समूचे समाज पर लागू हो सके। तीसरी हमें ये देखना चाहिए कि इन निर्णयों को किस प्रकार सरकारी तंत्र में ऊपर से नीचे तक व्यवहारिक रूप दिया जाता है। तो इन 3 तथ्यों को उसने बताया है और 3 तथ्यों को उन 3 बातों से रिलेट किया है। तो तीसरी बात यह है कि हमें देखना चाहिए कि निर्णयों को किस प्रकार सरकारी तंत्र मतलब राजनीतिक सत्ता, पहली बात। तीसरी बात राजनीतिक सत्ता, दूसरी बात हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार सरकार का तंत्र इन मूल्यों का पाचन करके उन्हें निर्णय के रूप में परिवर्तित करता है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक प्रक्रिया पॉलिटिक प्रोसेस को इसने संबंधित किया है। तो इस प्रकार सरकार का समूचा परिचालन ही दोतरफा परिचालन को रूप धारण कर लेता है, या शायद उपयुक्त ढंग से कहा जाए तो यह एक मशीन का रूप धारण कर लेता है जो संकेत प्राप्त करती है कि इन संकेतों को दूसरे संकेतों में परिवर्तित करती है। तो ये तुलनात्मक राजनीति के ये फैक्ट, ये तुलनात्मक राजनीति की अभी इंट्रोडक्शन, तुलनात्मक राजनीति के विषय में जानकारी चल रही है। अंत में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता का विषय भी आता है और तीसरा आज टॉपिक शुरू होता है। तीसरा जो टॉपिक शुरू होता है अंत में तुलनात्मक, दूसरा जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक ये है कि दूसरा टॉपिक है जो समूह है, जो प्राइवेट समूह है उनका उस निर्णय निर्माण में कितना महत्व रहा है, महत्व का आधार क्या होना चाहिए सरकार के लिए, वो कितना उपयोगी है कितना उपयोगी नहीं है, सारी बातें तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक प्रक्रिया के पॉलिटिकल प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। और तीसरा जो शब्द चल रहा है अंत में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता का विषय भी आता है। तो राजनीतिक सत्ता के विषय में भी बात कर ले रहे हैं। राजनीतिक सत्ता का विषय आता है, उसमें क्या होता है देख ले रहे हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के विषय में हम बात कर ले रहे हैं हम। तो क्या सत्ता के विषय में क्या आता है देख लेते हैं। तो ये बात हो रही है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत। तो ये सत्ता की बात हो रही है, सत्ता में क्या क्या आता है देखते हैं। तो सत्ता की बात में ये सबसे पहले कहना चाह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति में सत्ता के रूप में पहली बात यह है कि सत्ता पावर शब्द की परिभाषा अलग अलग लेखकों ने की है। तो राजनीतिक सत्ता में ये पहली बात हमने यहाँ पे देखी कि अंत में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता का विषय भी आता है, राजनीतिक सत्ता का विषय भी आता है। फिर यहाँ पे हमने देखना चाह रहे हैं उसको। तो राजनीतिक सत्ता में ये बुक क्या कहना चाह रही है, हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं पावर शब्द, ये कहना चाह रहे हैं सत्ता पावर शब्द की परिभाषा अलग अलग लेखकों ने अलग अलग प्रकार से की है, अलग अलग प्रकार से की है। उदाहरण के लिए जबकि कार्ल जे फेडरिक ने इसे इस प्रकार मानव संबंध कहकर बयान किया है कि टोनी ने अपेक्षित विधि से अन्य विधियों अथवा समूह के आचरण को संशोधित करके किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की क्षमता का है। निर्णय निर्माण के मामले में सत्ता की भूमिका के संदर्भ में लास्पेल ने कहा कि निर्णय निर्माण एक अंत है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। निर्णय उन व्यक्तियों के बारे में किया जाता है जिनका अनुपालन अन्य लोगों द्वारा होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि निर्णय निर्माण के मामले में सत्ता भूमिका के संदर्भ में लास्पेल ने कहा है कि निर्णय निर्माण एक अंत है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। निर्णय उन नीतियों के बारे में किया जाता है जिनका अनुपालन अन्य लोगों द्वारा करना होता है। ये कहना निर्णय उनके बारे में करना होता है जो अन्य लोग उन पर लागू होगा, अन्य लोग उसको जो प्रतिपालन करेंगे, अनुपालन करेंगे। निर्णय के निर्माण में भाग लेने में एक सत्ता का अंत है, व्यक्तिगत संबंध है।
ये कहना है कि निर्णय के निर्माण में भाग लेने के रूप में सत्ता एक अंत व्यक्तिगत संबंध है। तो सत्ता बहुत बड़ी पावर है, सत्ता के बिना निर्णय नहीं लिए जा सकते, पावर के बिना निर्णय नहीं होते। सत्ता का मतलब पावर से है। शब्द की परिभाषा सत्ता का आज अर्थ समझ लो। कुछ लोग सत्ता को जानते हैं राजनीति, सत्ता क्या होती है, पावर होती है। सत्ता पावर को कहते हैं कि सत्ता पावर शब्द की परिभाषा अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से की है। उदाहरण के लिए, जबकि कार्ल जे फ्रेडरिक बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लेना। कार्ल जे फ्रेडरिक ने इसे एक प्रकार का मानव संबंध कहकर बयान किया है। तो कार्ल फ्रेडरिक कहते हैं कि एक प्रकार का मानव संबंध है। सत्ता क्या है कि एक प्रकार का मानव संबंध है। और टोनी इसे क्या कहते हैं, अपेक्षित विधि से अन्य विधियों अथवा समूह के आचरणों को संशोधित करने की किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समूह की क्षमता कहते हैं। निर्णय निर्माण के मामले में सत्ता की भूमिका के संदर्भ में लास्पिल ने कहा है कि निर्णय निर्माण एक अंत्य व्यक्तिगत प्रक्रिया है। निर्णय उन नीतियों के बारे में किया जाता है जिनका अनुपालन लोगों द्वारा करना होता है। तो ये यहाँ पे अलग लास्पिल यहाँ पे कहते हैं, टोनी ये बात कहते हैं। तो ये 3-4 लोग इस पर बात कर रहे हैं। निर्णय के निर्माण में भाग लेने के रूप में सत्ता एक अंत्य व्यक्तिगत संबंध है, ये अलग दूसरे लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये और कोई कह रहा है। तो इस तरीके से विभिन्न लोगों ने विभिन्न बातें की हैं। तो अब आगे चलते हैं कि और लोग क्या इसके बारे में कहते हैं, और लोग क्या कहते हैं देखते हैं। तो और लोग क्या क्या कहते हैं इसके बारे में। अतः राजनीति सत्ता के उपयोग में एक विशेष स्थिति अपनी दिशा में अन्य लोगों के आचरण में परिवर्तन लाने के प्रयास की ओर लक्ष्य करती है। इस शब्द की परिशुद्धि रूप से परिभाषा करने के लिए कहा जा सकता है, सत्ता उन भाव प्रभावों की कुल समग्रता को इंगित करती है। तो ये कह रहे हैं कि इस शब्द की परिशुद्धि के रूप में परिभाषा करने के लिए कहा जा सकता है कि सत्ता उन भाव प्रभावों की कुल समग्रता को, सत्ता क्या होती है, सत्ता उन भाव प्रभावों की कुल समग्रता को इंगित करती है। जितने भी भाव प्रभाव होते हैं उनकी टोटल पावर कितनी होती है उसको इंगित करती है, जिनके अधीन एक व्यक्ति को अपेक्षित दिशा में अग्रसर होने के लिए बात किया जाता है। तो उन भाव प्रभावों की कुल समग्रता को, भाव प्रभाव कितने हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी कितनी है, जिनके अधीन एक व्यक्ति को अपेक्षित दिशा में अग्रसर होने के लिए बात किया जा सकता है। ये सत्ता की परिभाषा है। तो विभिन्न विद्वानों ने सत्ता की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण से की है। तो कुछ सत्ता को कहते हैं कि ये एक प्रकार का मानव संबंध है, कुछ कहते हैं कि सत्ता निर्णय निर्माण की अंतर व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो विभिन्न लोगों ने सत्ता को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, तो और जानने की कोशिश करते हैं और क्या इसमें बात हो सकती है कि सत्ता के दृष्टिकोण से राजनीतिक विषय के अध्ययन ने तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक कर दिया है। तो ये बात हो रही है आपका माइंड उधर डाइवर्ट ना हो, इसलिए मैंने उसको रख दिया है। सत्ता के दृष्टिकोण से राजनीति के विषय के अध्ययन ने तुलनात्मक राजनीति क्षेत्र का इतना अधिक व्यापक कर दिया है। ये कह रहे हैं सत्ता के दृष्टिकोण से राजनीति विषय के अध्ययन ने तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक कर दिया है। किसके दृष्टिकोण ने, सत्ता के दृष्टिकोण ने, अप्रोच ने इतना व्यापक कर दिया है कि इसमें राजनीतिक प्रणालियों की अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन भी शामिल हो गया है। अब ये तुलनात्मक राजनीति इतना ब्रॉड विषय हो गया है कि इसमें राजनीतिक प्रणालियों की अवसंरचना भी शामिल हो गई है। इसी कारण राजनीति का अध्ययन सत्तारूढ़ वर्ग एलाइट्स का अभिज्ञान और उनकी अलग अलग भूमिका का मापन किए बिना नहीं किया जा सकता। इसीलिए राजनीति का अध्ययन सत्तारूढ़ वर्ग का अभिज्ञान और उनकी अलग अलग भूमिका का मापन किए बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें राजनीतिक प्रणालियों की अवसंरचना का अध्ययन भी शामिल हो गया है। तो ये तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत बहुत बड़ा विषय बन गया है। व्यापक रूप से कह सकते हैं कि व्यापक रूप में राजनीतिक समूह में भी कार्य करती है। वास्तविकता भी यही है कि राजनीति समूह में भी कार्य करती है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं अपने आप में ये समुदाय कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा समाज की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और दूसरी बात यह है कि ये समूह वाकई में वास्तविकता भी, ये बुक सही कह रही है कि समूह चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, उनको व्यक्ति अथवा समाज की ये अपेक्षा नहीं कर सकते। प्राधिकार का विषय सत्ता का दासी बन जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में शासक अपने अधिकार को सर्वसम्मतिपूर्ण की उपाधि देकर यथोचित ठहराने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता भी यही है कि सर्वसम्मतिपूर्ण की उपाधि देकर ये कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो लोग चाहते हैं, वो देश चाहता है, वो राष्ट्र चाहता है, वो समाज चाहता है, वो समूह चाहता है, और उसकी सर्वसम्मति की उपाधि देकर यथोचित ठहराने की कोशिश करते हैं। सर्वाधिकारवादी पद्धति वाले शासक औचित्य की दिखावटी उपाधि प्राप्त करने के लिए नग्न बल का प्रयोग सारा लेते थे। और ये कहना चाह रहे हैं कि उस जमाने में जब सर्वाधिकारवाद था तो उस जमाने वाले शासक औचित्य की दिखावटी उपाधि प्राप्त करने के लिए नग्न बल का सहारा लेते थे। इस प्रकार यह तुलनात्मक राजनीति का एक सर्वमान्य सिद्धांत बन जाता है। जहाँ सर्वसम्मति कमजोर, वहाँ जोर जबरदस्ती एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सर्वसम्मति कमजोर तरीका है और जोर जबरदस्ती एक शक्तिशाली तरीका है, और जहाँ जोर जबरदस्ती कमजोर पड़ती है वहाँ सर्वसम्मति एक शक्तिशाली साधन हो जाता है। ये डेफिनेशन बोली है फाइनल ने डेफिनेशन बोली है। फाइनल की डेफिनेशन है, फाइनल याद कर लेना, ये फाइनल की डेफिनेशन है। वो ये कहते हैं जहाँ सर्वसम्मति कमजोर है वहाँ जोर जबरदस्ती एक शक्तिशाली तरीका हो जाता है, और जहाँ जोर जबरदस्ती कमजोर पड़ती है वहाँ सर्वसम्मति एक शक्तिशाली तरीका बन जाता है या साधन हो जाता है। इन्हीं महत्वपूर्ण लक्ष्यों के कारण तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द की एक विशिष्ट परिभाषा हो गई है। ये 3 शब्द हैं, जो 3 शब्दों की मैंने बात करी है, इन्हीं पर पूरी तुलनात्मक राजनीति डटी हुई है। इन्हीं महत्वपूर्ण लक्ष्यों के कारण तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द की विशिष्ट परिभाषा की गई है। यहाँ राजनीति को आदर्शात्मक आयामों नॉर्मेटिव डायमेंशंस की श्रृंखलाओं से मुक्त कर दिया गया है, और इसे अनुशासित शब्दों एम्पिरिकल टर्म्स में नए तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। इसका यह परिणाम हुआ कि राजनीति न केवल राज्य और सरकार बल्कि
राजनीति न केवल राज्य और सरकार बल्कि सत्ता का भी अध्ययन है। तो ये सारी बातें पॉलिटिकल प्रोसेस के अंतर्गत मैंने बताई हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद राजनीतिक सत्ता की भी बात हो गई। ये तीनों शब्दों की परिभाषा हो गई जो राजनीति तुलनात्मक राजनीति के लक्ष्यार्थ हैं या लक्ष्य हैं कह सकते हैं। ये उस विषय की जांच पड़ताल करती है तुलनात्मक राजनीति। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तुलनात्मक राजनीति, क्योंकि इसको समझे बिना पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझ सकते। और पीसीएस यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट, पीसीएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट और यूपी पीजीटी टीजीटी आने परीक्षाओं में भी, और जेएनएट जेआरएफ और प्रोफेसर परीक्षा में भी आप टीचिंग करते हैं उसके विषय में भी इसको नहीं जान सकते जब तक ये तुलनात्मक राजनीति को हम नहीं समझते। तो तुलनात्मक राजनीति का ये चैप्टर विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी है और व्यवहारिक ज्ञान के लिए और राजनीतिज्ञों के लिए भी तुलनात्मक राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ऐसे इस तरीके से टेक्स्ट बुक से पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। नमस्कार।